आज हम पढ़ेंगे क्या, विशिष्ट ऊष्माधारिता। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, विशिष्ट ऊष्माधारिता, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, हीट कैपेसिटी पढ़ा था, है ना। हीट कैपेसिटी मतलब क्या हो रहा था, हमको क्या करना था, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना था 1 ग्राम वाटर का। ठीक है, तो उसमें जितना भी हमको टेम्परेचर देना पड़ रहा था, हम उसको क्या बोल रहे थे, हीट कैपेसिटी बोल रहे थे, है ना। उसको हम क्या कर रहे थे, 1 कैलोरी रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, अब इसमें क्या, विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होता है, अब जितने भी पदार्थ होते हैं उसका क्या रहता है, सबका अलग अलग क्या होता है, हीट कैपेसिटी होता है। जैसे कि हम वाटर को अगर बॉईल करना चाहेंगे तो जब तक कि हम उसको 100 डिग्री सेल्सियस अगर उसमें हम हीट नहीं दे रहे हैं तब तक कि वो क्या होता है, उबलना स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या तो फिर उसका क्या बोलते हैं, ऊष्मा विशिष्ट धारिता। ठीक, तो उसका हम कुछ अच्छे से पॉइंट देखते हैं। जैसे किसी वस्तु को गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा निम्न कारकों पर निर्भर करता है। अब उसके कारक हैं, क्या क्या कारक हो सकते हैं, जैसे वस्तु के द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब क्या होता है, मास होता है आपका। ठीक है, जितना ज़्यादा आप क्या ले रहे हो, अमाउंट में चीज़ें ले रहे हो, पदार्थ ले रहे हो, तो उसको गर्म करने में क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा आपको क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। जैसे कि आप 1 ग्राम वाटर को हीट कर रहे हो तो मान के चलो आपको 1 डिग्री क्या बोलते हैं सेल्सियस का देना है हीट, तो उसमें 5 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, अगर वही आपको 2 ग्राम करना है 1 डिग्री सेल्सियस की उसमें, तो आपको 10 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा क्या लेते जाओगे, उसका मास बढ़ाते जाओगे, द्रव्यमान जितना ज़्यादा होते जाएगा उतना ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, हीट को और देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए बोला गया है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। देखिए इसमें लिखा भी है, वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, निश्चित ताप वृद्धि के लिए उतनी ही अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ठीक है, जितना जितना आप क्या करोगे, द्रव्यमान को बढ़ाते जाओगे, उतना उतना आपको क्या करना पड़ेगा, ऊष्मा भी उसमें देना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है आपका, ताप वृद्धि पर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है इसमें, वस्तु का ताप जितना अधिक बढ़ाया जाएगा उतना ही अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी। अगर आपको क्या करना है, पहले आप क्या कर रहे थे, है ना, इसमें जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उतना ही क्या करना पड़ेगा, उसको और हीट आपको देना पड़ेगा। तो क्या कर रहा है, टेम्परेचर जितना दोगे उतना ही क्या रहेगा, उसका इंक्रीज होगा टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया क्लियर। फिर बोल रहा है क्या, वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर, कि वस्तु क्या चीज़ से बना हुआ है। ठीक है, अगर वो लोहे का है, हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं, एक लोहा लेते हैं और एक तांबा लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, सेम अमाउंट का, ठीक है, 5 पीस क्या कर रहे हैं, लोहा का ले रहे हैं, 5 पीस क्या कर रहे हैं, तांबे का ले रहे हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 डिग्री सेल्सियस हीट दे रहे हैं दोनों को। तो हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ये जो लोहे का पीस है वो क्या हो रहा है, जल्दी क्या हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है, जबकि जो तांबे का पीस है वो क्या हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है गर्म होने में। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये लोहे का बना हुआ है और ये क्या है, तांबे का बना हुआ है। तो लोहा क्या कर रहा है, ऊष्मा को जल्दी से एब्जॉर्व कर ले रहा है, और क्या बोलते हैं, तांबा क्या है, उसको उतना अच्छे से जल्दी से एब्जॉर्व नहीं कर रहा है। इसलिए बोला गया है कि वस्तु के पदार्थ की प्रकृति, वो किस चीज़ से बनी हुई है, उस पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है कि वो कितना हीट उससे लेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, भिन्न भिन्न पदार्थों के समान द्रव्यमान के ताप में समान वृद्धि के लिए भिन्न भिन्न ऊष्मा के परिणाम की आवश्यकता होती है। ठीक है, वही चीज़ क्या रहेगा आपका, मान के चलो 100 डिग्री क्या रहता है आपका, वाटर के लिए रहता है। ठीक है, 386 आपका क्या रहता है, तांबा के लिए रहता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अलग अलग आपका क्या रहता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा हीट उसको एब्जॉर्व करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर कि किस पे डिपेंड करता है। पहला है वस्तु के द्रव्यमान पर, वो क्या करेगा, द्रव्यमान पे डिपेंड करेगा कि वो कितना ज़्यादा उसका हीट कैपेसिटी होगा। ठीक है, टेम्परेचर पे, ठीक है, टेम्परेचर जितना ज़्यादा दोगे वो उतने ज़्यादा वो लेने लगेगा। फिर उसके प्रकृति पे क्या करता है, वो डिपेंड करता है। ठीक, ये हो गया टॉपिक कंप्लीट। अब और आगे देखते हैं इसका। ठीक है, इसमें और क्या बोला है आपका कि किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का परिणाम
पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाता है। इसका मतलब यही है कि अगर आप क्या कर रहे हो 1 डिग्री सेल्सियस क्यों करना है, आपको बढ़ाना है किसी भी पदार्थ का टेम्परेचर को, उसमें क्या रहेगा, जितना भी टेम्परेचर आप उसका दे रहे हो, मान के चलो वाटर का ही लेते हैं, वाटर को बॉयल होने में कितना चाहिए रहता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये उसका क्या रहेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगा। अगर जब तक कि आप क्या करोगे इतना उसको हीट नहीं दोगे तब तक कि वो उबलना स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, फिर सेकंड क्या बोल रहा है आपका विशिष्ट ऊष्माधारिता का मात्रक। ठीक है, जूल पर किलोग्राम होता है, या फिर आप क्या लिख सकते हो जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, मात्रक मीन्स क्या बोलते हैं हम यूनिट। अब सबको क्या करते हैं मापते हैं, तो इसको हम किससे मापते हैं जूल पर केजी। ठीक है, या तो फिर क्या कर सकते हो, एक सेकेंड ही वही लिखा है, या फिर जूल ग्राम। ठीक है, ऐसे आप क्या कर सकते हो माप सकते हो। फिर क्या देखेंगे हम निम्नलिखित सारणी में कुछ पदार्थों की विशिष्ट ऊष्माधारिता दी जा रही है। ठीक है, हम देखते हैं कि सब में क्या क्या है। हम पढ़े हैं कि जैसे कि देखो शीशा है, तो शीशा को आपको कम से कम 128 डिग्री सेल्सियस जब तक कि आप क्या करोगे हीट नहीं दोगे वो क्या होगा गर्म होना नहीं स्टार्ट होगा। पारा का आप देखोगे तो 140 डिग्री सेल्सियस जब तक कि आप क्या करोगे इतना हीट नहीं दोगे तब तक कि वो क्या होगा उबलना स्टार्ट नहीं होगा। तांबे का देखिए 386 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, लोहे का देखिए कितना है आपका 450 डिग्री सेल्सियस, कांच का कितना है 840 डिग्री सेल्सियस, बर्फ का कितना है 2060, जल का कितना है 4186। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जल का जब उसको क्या करना रहता है उबलना रहता है तो उसका क्या बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है 4186। अब उसी को शीशे का देखो, शीशे का कितना है आपका सिर्फ 128 है ना। तो यहाँ पर क्या है सब अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग से क्या दिया हुआ है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर सबको मोस्टली आप जल का देख सकते हैं, बर्फ़ का देख सकते हैं जो आप डेली यूज़ में काम आता है। ठीक है, तो अब हमने इसमें क्या देखा जल का क्या रहता है सबसे ज़्यादा अधिक रहता है कंपेरिजन टू तांबा और लोहा का। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश दिन में जल्दी गर्म होते हैं और रात में जल्दी ठंडे होते हैं। आप देखोगे जो रेगिस्तान है वो बहुत ही जल्दी क्या करते हैं गर्म भी हो जाते हैं और उतना जल्दी क्या हो जाते हैं ठंडे भी हो जाते हैं। जबकि आपका क्या रहेगा कोस्टल रीजन जो क्या रहता है पानी वाला रीजन रहता है वो क्या होता है देखो पानी को क्या करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा वो क्या करता है हीट लेता है, बहुत ज़्यादा हीट लेगा फिर गर्म हो गया फिर क्या होता है ये डे की बात है ना, दिन की बात है। जैसे ही नाइट होती है तो उसमें भी क्या होता है जब वो रात की भी बात है तो उतना ही ज़्यादा वो क्या कर रहा है हीट को धीरे धीरे छोड़ता है। इसलिए आप कंपेयर करोगे है ना मरुस्थल की बात करोगे तो मरुस्थल में क्या रहेगा आपका जल्दी गर्म होके जल्दी ठंडा हो जाता है। जबकि आपका कोस्टल रीजन है ना वहाँ पर क्या होगा डे में बहुत ज़्यादा क्या रहता है गर्म होने के लिए भी टाइम लगता है, नाइट में भी क्या होता है वो गर्म ही रहता है क्योंकि वो धीरे धीरे क्या करता है हीट को रिलीज़ करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया इतना क्लियर कि कैसे कैसे हम अपने जीवन में उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाती है। मतलब कि कोई सा भी आपका क्या है पदार्थ है उसमें सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना रहता है तो उसके लिए अलग अलग आपको ऊष्मा देना पड़ता है। जैसे कि जल का क्या है 4186 हमने देखा, क्या है तांबे का 386, आपका पारे का क्या है 140 है ना। तो सबको इतना इतना हीट क्या रहता है अलग अलग और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ऊष्मा विशिष्ट ऊष्माधारिता या तो फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। अब हम आगे देखते हैं, तो आगे देखेंगे क्या है इसमें यदि पदार्थ का द्रव्यमान। सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा था कि क्या बोलते हैं मास पे डिपेंड करता है, स्पेसिफिक हीट पे डिपेंड करता है ना, और उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इतना हमने क्या किया था पढ़ा था। तो आगे और देखते हैं इसमें यदि पदार्थ का द्रव्यमान m तथा विशिष्ट ऊष्माधारिता S हो तो
उसकी उष्मा ताप मापी धारिता कैसे होगी। ठीक है, हमको क्या है, मास दे दिया है और क्या दे दिया है, उष्मा धारिता दे दिया है। तो उसका क्या रहेगा, हम उसको सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ms हो जाएगा। ठीक है, उष्मा धारिता का मात्रक क्या होता है, जूल पर डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, क्या होता है, जूल, ये क्या होगा, जूल पर डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अगर हमारे पास क्या है, आपका द्रव्यमान है और उष्मा धारिता दिया हुआ है तो आराम से आप उसको क्या कर सकते हो, माप सकते हो उसको मल्टीप्लाई करके। फिर क्या दिया है, किसी वस्तु को गर्म करने के लिए आवश्यक उष्मा उसके द्रव्यमान, विशिष्ट उष्मा धारिता एवं उसके ताप में वृद्धि पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करेगा, कितना होगा, कितना ज़्यादा मास है, ज़्यादा लोगे तो ज़्यादा आपको उष्मा देना पड़ेगा, कम लोगे तो कम देना पड़ेगा। उष्मा धारिता मतलब कि क्या है आपका, S कितना है। ठीक है, जैसे पारा का कम है, जल का ज़्यादा है। आपका टेम्परेचर आप कितना ज़्यादा दे रहे हो उस पर भी निर्भर करता है। तो गर्म होने के लिए वस्तु द्वारा ली गई उष्मा, तो ये क्या है आपके, किसको कर रहा है, उष्मा को दर्शा रहा है। ठीक है, ये किसको दर्शा रहा है, उष्मा को दर्शा रहा है। ये आपका द्रव्यमान है, ये आपका क्या है, विशिष्ट उष्मा धारिता है, ये आपका ताप है। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उष्मा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया, देखो, द्रव्यमान, पदार्थ की विशिष्ट उष्मा धारिता और ताप में वृद्धि। ठीक है, और ठंडा होने पर वस्तु द्वारा दी गई उष्मा। अब ये तो क्या हो रहा है, हीट ले रहा है, हीट को देने के लिए भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, बस ये माइनस में आ जाएगा, Q mst, द्रव्यमान है आपका M, S क्या होगा, पदार्थ की विशिष्ट उष्मा धारिता, T क्या होगा आपका, धारिता, ताप में हुई कमी। इसमें ताप में क्या हो रहा है, कमी हो रही है, इसमें क्या हो रहा है आपका, ताप में वृद्धि हो रही है। बस आपको यहाँ पर ध्यान पे रखना है। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, हमको दे दिया है 100 किलोग्राम तांबा, है ना, हमको क्या दे दिया गया है, 100 किलोग्राम तांबा दे दिया है, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक दे दिया है, और Q हमको दे दिया है। ठीक है, चलो उदाहरण से समझते हैं। हमको क्या दे दिया है, यहाँ पर हमको Q निकालना है ना, तो Q निकालना है, हमको दे दिया है यहाँ पर M दे दिया है, 100 दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमको स्पेसिफिक दे दिया है 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। ठीक है, और उसमें हम लोग को क्या दे दिया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना दिया हुआ है आपका, मतलब उष्मा धारिता 386, तांबे का इतना होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, द्रव्यमान है, ये आपका क्या है, विशिष्ट उष्मा धारिता है, ये आपका क्या है, टेम्परेचर, इतना आपको करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 386,000, 386,000। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका जूल। ये आपका सिर्फ आपको क्या करना है, Q दे दिया, Q निकालना है, उसके लिए आपको M प्रोवाइड कर दिया, S प्रोवाइड कर दिया, T प्रोवाइड कर दिया। बस आपको क्या करना है, उसको पुट करना है। ठीक, अगर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर 10/5 कर दिया है, कैसे, 1 2 3 4 5 कर दिया, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर 3.86 × 10⁵ जूल लिखा गया है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, सिर्फ सिंपल सा आपको क्या है, वैल्यू दिया हुआ है, आपको सिर्फ उसमें पुट करना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया इतना क्लियर, आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम किसी चीज़ को छू सकते हैं, गर्म है। ठीक है, सेम चीज़ें आप उसको छू के क्या कर सकते हो, बता सकते हो ठंडा है, गर्म है, पर कितना ही ज़्यादा गर्म है, कितना ही ज़्यादा ठंडा है, उसको कैसे बताओगे, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर। बॉडी टेम्परेचर के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तापमानी, जिसको हम लोग थर्मोमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो थर्मोमीटर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो आप देखोगे जो थर्मोमीटर है वो क्या है, एक कांच का बना हुआ रहता है। किसका बना हुआ रहता है, कांच का बना रहता है, जिसका डायमीटर है ना, व्यास क्या रहता है, सेम रहता है पूरा ऊपर से नीचे। और यहाँ पर क्या रहता है, ये छिद्र है ना, छिद्र इसमें रहता है, छिद्र से बना हुआ रहता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेल्सियस आपका यहाँ से दिया हुआ 35, 36, 37, 38, 40, और ये क्या रहता है आपका, बल्ब कहलाता है। क्या कहलाता है, बल्ब। और बल्ब में ही क्या रहता है आपका, पारा, मर्क्यूरी इसमें रहता है। ठीक है, इतना हो गया, आ गया समझ में। और इसके अंदर जो ऑक्सीजन है ना, जो हवा है, उसको क्या करते हैं, उसको निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है, और फिर उसको क्या कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है, ताकि इस थर्मोमीटर के अंदर कोई सा भी क्या हो, ऑक्सीजन, हवा ना रहे। ठीक, इतना क्लियर हो गया। कांच का बना हुआ है, उसका पूरा ऊपर से नीचे सेम व्यास है। सेल्सियस में क्या दिया हुआ है आपका, टेम्परेचर दिया हुआ रहता है। यहाँ पर क्या है, इसको बल्ब बोलते हैं, इसमें पारा भरा रहता है। ठीक, इतना हो गया क्लियर।
देखते हैं क्या बोल रहा है। इसलिए तापमान जितना भी है हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं बता सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, तापमान के लिए हम तापमापी या फिर थर्मोमीटर नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, ताप मापने का ऐसा ही मात्रक डिग्री सेल्सियस है। क्या होता है, यहाँ फ़ारेनहाइट भी है, लेकिन हम किससे नापते हैं, ज़्यादातर डिग्री सेल्सियस से नापते हैं। इसमें तापमापक द्रव के रूप पारा का उपयोग किया जाता है। इसके निम्न कारण हैं। ठीक है, पहले तो हम देख लेंगे, हमको पहले से ही पता है कि इसमें क्या यूज़ होता है, पारा, मर्क्यूरी का यूज़ होता है ना। हम देखेंगे कि क्यों हम लोग उसको यूज़ करते हैं। अब पहले देखेंगे कि कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले मान के चलिए आपको जो भी क्या करना रहता है, देखना रहता है, जैसे हथेली का देखना है, तो ये बल्ब को क्या करेंगे, ये वाले बल्ब को आप यहाँ पास रख लेंगे, पहले नोट कर लेंगे, है ना, कि कितना है। मान के चलिए आपका कितना है, यहाँ पास 35 डिग्री सेल्सियस है, पहले 35 डिग्री सेल्सियस है। फिर थर्मोमीटर का बल्ब है, समझिए ऐसे करके रख लेंगे और फिर उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे कुछ समय के लिए। फिर आप देखेंगे कि ये क्या रहेगा, जो पारा रहेगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फिर बढ़ के एक स्थान पे स्थिर हो जाएगा। जब वो स्थिर हो जाएगा तो आपको क्या करना है, वहाँ का टेम्परेचर को नोट करना है। मान के चलिए 36 डिग्री है, तो आपका हथेली का जो क्या रहेगा, तापमान रहेगा वो कितना रहेगा, 36 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये तो हो गया क्या, ये कैसा है आपका ग्लास थर्मोमीटर है ना, जो पहले यूज़ होता था। अब क्या यूज़ होता है आपका डिजिटल, ये वाला आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका डिजिटल है, ये आजकल यूज़ होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डिजिटल थर्मोमीटर। और ये क्या रहता था, हम लोग सेल्सियस में नापते हैं, ये मोस्टली किस में रहता है आपका, फ़ारेनहाइट में रहता है। इसमें क्या रहता है, मर्क्यूरी रहता है। इसमें आपका क्या रहता है, सेंसर यूज़ हुआ रहता है, जिससे क्या होता है, आपका तापमान कितना है वो बताता है। ठीक, इतना तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि पारा का क्यों यूज़ किया जाता है ना। तो पारा का क्यों यूज़ किया जाता है, उसके भी निम्न कारण हैं। सबसे पहले क्या है आपका, पारा एक चमकीला व अपारदर्शी द्रव्य है, जिसके कारण कांच के बाहर से उसे आसानी से देखा जा सकता है। अगर मान के चलो हमने देखा था थर्मोमीटर, है ना, यहाँ पर थर्मोमीटर देखा था, देखो ये आराम से आपको क्या हो रहा है, बढ़ते हुए दिखाई देगा, अपारदर्शी है, आराम से दिख जाएगा, तभी तो आप क्या कर सकते हो, देख सकोगे। इसलिए उसका पहला कारण है, उसको लिया गया। यह कांच की दीवारों से चिपकता नहीं है। यहाँ पर देखो कांच है ना, ये किससे बना हुआ है, आपका कांच से बना हुआ है। अगर वो चिपकेगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, चिपकता नहीं है, इसलिए यूज़ करते हैं। फिर क्या है, यह अधिक ताप पारस हिमांक है ना। हिमांक मीन्स क्या होता है आपका, मेल्टिंग पॉइंट कितना रहता है, -39 डिग्री सेल्सियस। और आपका क्वथनांक मीन्स क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट है ना। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना रहता है, 357 डिग्री सेल्सियस का रहता है, द्रव के रूप में रहता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कब रहता है, -39 डिग्री सेल्सियस। और उबलना कब स्टार्ट होता है, क्या बोलते हैं, 357 डिग्री सेल्सियस में, और द्रव के रूप में रहता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर जब आप स्टार्टिंग पे देखोगे तो वो कितना रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, जल का क्या रहता है आपका, हिमांक रहता है। और ये क्या रहता है आपका, जल का बॉइलिंग पॉइंट है ना, क्वथनांक रहता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा रहता है। अब हमने देख लिया कारण कि मर्क्यूरी का क्यों यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं। ठीक है, इसका प्रसार लगभग सभी तापों पर एक समान है। प्रसार मतलब हमने पढ़ा था ना, सॉलिड लिक्विड गैसेस जब हम उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, फैलने लगता है। तो हम क्या करेंगे, लगभग सभी तापों पे, चाहे 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस, तो लगभग क्या रहता है, सेम रहता है। इसी कारण से भी उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे, थर्मोमीटर से तापमापन। ठीक है, या फिर ये थर्मोमीटर है। ठीक है, थर्मोमीटर है, मेजरमेंट कैसे करते हैं। देखो हमने देख लिया कि क्या बोलते हैं, क्यों यूज़ होता है, पारा का क्यों इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखेंगे जब हम थर्मोमीटर यूज़ करेंगे तो हमको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या देखना है कि थर्मोमीटर को उपयोग से पहले और पश्चात धोना चाहिए। सबसे पहले जब आप थर्मोमीटर यूज़ कर रहे हो तो उससे पहले भी आप धोगे, उसके बाद भी धोगे। किससे धोगे, एंटीसेप्टिक, जिसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोधी, है ना, जिसको क्या बोलेंगे, एंटीसेप्टिक घोलक से आपको क्या करना चाहिए, धोना चाहिए, ताकि वो क्या रहे, बहुत ही ज़्यादा क्लीन रहे।
सेकेंड क्या देखेंगे, सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारा का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। हमने देखा था ना कि 35 डिग्री सेल्सियस स्टार्टिंग था, तो यहाँ पर क्या रहना चाहिए, इतना आपका रहना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा, आपका जो ताप है आप मापोगे तो वो गलत आएगा। इसलिए आपको हमेशा ध्यान देखना है कि वो क्या रहे, 35 डिग्री सेल्सियस से कम रहे। और देखते हैं, थर्मोमीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सिद्ध में होना चाहिए, मतलब कि सीधा रखना चाहिए ताकि हमको अच्छे से दिखाई दे। अगर टेढ़ा रखोगे तो अच्छे से आपको दिखाई नहीं देगा, तो आपको सिद्ध में रखना है। आगे देखते हैं, थर्मोमीटर का उपयोग सावधानी पूर्वक कीजिए, किसी कठोर वस्तु से टकराने पर टूट सकता है। हमने देखा क्या से बना हुआ है, कांच से बना हुआ है, ग्लास से बना हुआ है, तो किसी भी क्या करेगा, कठोर से टकराएगा तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो टूटने से बचाने के लिए हमको ध्यान रखना है कि हम उसको अच्छे से रखें, किसी कठोर चीज़ से ना टकराए। फिर आगे देखते हैं, थर्मोमीटर का उपयोग करते समय इस बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। ठीक है, अगर आप यहीं से पकड़ दोगे तो मर्क्यूरी ऊपर कैसे जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर से नहीं पकड़ना है, आपको ऊपर साइड से क्या करना है, पकड़ना है। ठीक है, हमने देख लिया कि थर्मोमीटर को कैसे कैसे यूज़ करना है और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कि हमने इतना चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट, है ना। ये आपका हीट एंड टेम्परेचर हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं कि हमने उसमें क्या क्या सीखा है। सबसे पहले क्या देखा, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। ऊष्मा क्या है, आपका ऊर्जा, एनर्जी है एक। वस्तुओं के गर्माहट की माप को उसका ताप कहते हैं, चाहे वो कितना हॉटनेस है ना, उसमें कितना हॉटनेस है उसको मापते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ताप बोलते हैं, जो ऊष्मा के बहाव की दिशा निर्धारित करता है। हमेशा याद रखना वो क्या रहते हैं, हॉटर। गर्म जगह से वो क्या करता है, आपका ठंडे जगह पे जाता है। तो अगर आपको पता है कि यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर 9 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ से क्या करेगा, हवा यहाँ की ओर जाएगा, आपका गर्म है ना, ऊष्मा कहाँ से जाएगा, हमेशा ज़्यादा की ओर से कम वाले ओर पे जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, ऊष्मा के प्रभाव हैं। क्या क्या प्रभाव है, ताप में वृद्धि, हाँ ताप में क्या होता है, टेम्परेचर में उसका क्या होता है, वृद्धि होता है। आकृति या आयतन में परिवर्तन, है ना, अब वो फूलेगा। जैसे कि हमने क्या एक्सपेरिमेंट देखा था, बलून देखा था, उसको गर्म कर रहे थे, वो क्या हो रहा था, फूल रहा था, तो उसके आकृति में क्या हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था कि नहीं हो रहा था। अवस्था परिवर्तन, जैसे पहले क्या आइस है, आइस था, मेल्ट होता है ना, गर्मी देते हैं, वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है और क्या बन जाता है, लिक्विड, द्रव बन जाता है। तो इसमें भी हमने क्या देख रहे हैं कि उसका अवस्था क्या होता है, पहले सॉलिड से क्या हो जा रहा है, आपका लिक्विड, है ना, ठोस से क्या हो जा रहा है, द्रव में चेंज हो रहा है। रासायनिक एवं जैविक परिवर्तन, हमने ये भी देखा था कि क्या बोलते हैं, कैसे वो रासायनिक और जैविक में हमारा मदद करते हैं। फिर क्या, ठोस, द्रव एवं गैस सभी उसमें लेकर प्रसारित होते हैं। अगर आप ठोस को भी गर्मी दे रहे हो, फैलेंगे, द्रव को गर्मी दे रहे हो वो भी फैलेंगे, गैस को गर्मी दे रहे हो वो भी क्या होते हैं, फैलते हैं, तीनों की तीनों फैलते हैं। ऊष्मा के कारण ठोस सबसे कम और गैस सबसे अधिक प्रसारित होता है। हमने देखा था, है ना, कि सबसे ज़्यादा क्या रहता है, कौन प्रसार होता है, आपका गैस प्रसार होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके जो एटम्स रहते हैं, अणु रहते हैं, वो दूर दूर रहते हैं, तो ज़्यादा हीट ले लेके और दूर दूर फैल जाते हैं। जबकि सॉलिड, है ना, आपका जो क्या रहेगा, ठोस रहता है, वो क्या रहता है, एकदम चिपके चिपके रहते हैं, तो उसको तोड़ने के लिए हमको और क्या देना पड़ता है, ऊर्जा देने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए वो क्या रहते हैं, गैस के कंपैरिजन में, मतलब कि गैस के कंपैरिजन में सॉलिड क्या रहता है, कम फैलता है। यहाँ देखते हैं, 1 कैलोरी ऊष्मा, है ना, 1 कैलोरी ऊष्मा को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देता है। 1 कैलोरी 4.186 जूल के बराबर होता है। ठीक है, मतलब कि आपको क्या करना है, 1 ग्राम जल को 1 डिग्री सेल्सियस जितना भी आप दे रहे हो ताप में वृद्धि के लिए, वो 1 कैलोरी कहलाता है, और 1 कैलोरी कितना होता है, 4.186 जूल कहलाता है। ठीक है, फिर क्या है, अवस्था परिवर्तन एक निश्चित ताप पर होता है। जैसे हमने देखा था, जल का 4186, पारा का 140 और क्या बोलते हैं 386 तांबे का, है ना, तो उसका क्या है, वृद्धि एक निश्चित ताप पे रहता है। ठीक है, और हमने क्या देखा, गर्म करने पर वस्तु का प्रसार निर्भर करता है। किस पे निर्भर करेगा, जब हम गर्म कर रहे तो प्रसार वस्तु के प्रारंभिक आकार या आयतन पर, ताप में वृद्धि पर, वस्तु के पदार्थ पर, या फिर आपका क्या रहेगा,
उपरोक्त सभी पर, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन डील करेंगे कि आपने कितना सीखा है। तो सबसे पहले क्या है, गर्म करने पर। अगर हम गर्म कर रहे हैं तो वस्तु प्रसारित हो रहा है, तो उस पर किस पे डिपेंड करता है, वस्तु के प्रारंभिक आकार पे हमने देखा था, हाँ करता है। ताप में वृद्धि पर, हाँ वो भी करता है। वस्तु के पदार्थ पर, हाँ वो कौन सा पदार्थ का बना है, वो भी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उपर्युक्त सभी, है ना। ये तीनों पे क्या करता है, आपका डिपेंड करता है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या है, तीनों। फिर क्या बोला है, 10 कैलोरी ऊष्मा 2 ग्राम जल के ताप में वृद्धि होगी। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या दे दिया है, आपका मास दे दिया है, आपका 10 कैलोरी हीट दे दिया है आपका, है ना। क्यू दे दिया है आपका 10 कैलोरी दे दिया है ना। आपका मास दे दिया है, कितना दे दिया है, 2 ग्राम दे दिया है आपका। आपको पता करना है कि आपको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट कर लेंगे, 10/2 = T। ठीक है, ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा, 5 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी ली है, 1 ली है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला इधर चले जाएगा, 2 से 10 को कितने करोगे, 5 बार में वो क्या हो जाता है, कट जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तीसरा देखते हैं, किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित ऊष्मा का परिमाण निर्भर करता है, किस पे करेगा, पदार्थ के द्रव्यमान पर, हमने देखा था, हाँ। पदार्थ की प्रकृति पे, हाँ उस पर भी डिपेंड करता है। ताप पे वृद्धि पर, हाँ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी पर, है ना, वो तीनों पे, उसके मास पे, उसके प्रकृति पे, उसके ताप पे, है ना, ये सारे पे क्या करता है, डिपेंड करता है। फिर देखते हैं चौथा, 1 ग्राम जल के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा 1 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 कैलोरी, है ना। हमने ऑलरेडी अभी पढ़ा था कि क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो हमको 1 कैलोरी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 ग्राम है। अगर यहाँ पर 1 किलोग्राम रहता तो यहाँ पर क्या होता है, 1 किलो कैलोरी, पर वहाँ पर 1 ग्राम है, इसलिए क्या आंसर होगा इसका, 1 कैलोरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक ऊष्मा मापन के लिए प्रयुक्त नहीं होता, कौन सा नहीं होता, हमने पढ़ा है, जूल होता है, कैलोरी होता है, किलो कैलोरी होता है। ठीक है, अब बचा क्या इसमें से, सेल्सियस। सेल्सियस क्या होता है आपका, नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका, सेल्सियस। अब हम देखेंगे, खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको क्या करना है, खाली स्थान दे दिया रहेगा, आपको भरना है। तो सबसे देखते हैं, स्तनधारी कोशिकाओं में वृद्धि, है ना। स्तनधारी कोशिकाओं में वृद्धि कहाँ पर होती है, कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है, 37 डिग्री सेल्सियस पे होती है। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। फिर सेकने के लिए बोतलों में गर्म जल भरा जाता है, क्योंकि जल की, है ना, हम अभी जस्ट पढ़ा है कि बोतल में हम क्या करते हैं, गर्म जल करते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है, अधिक होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, विशिष्ट ऊष्माधारिता। फिर देखते हैं, पारे का प्रसार सभी तापों पर लगभग समान होता है, इसलिए इसे तापमानी, है ना, क्या होता है, चाहे आप 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है, इसलिए हम उस पर किस पे यूज़ करते हैं, तापमानी पे। ठीक है, 1 कैलोरी ऊष्मा हमको पता है कितना होता है, 1 कैलोरी कितना होता है, 4.186 जूल होता है। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, 4.186 जूल, ये उसका क्या है, सही उत्तर है। जल का क्वथनांक, है ना, क्वथनांक मीन्स क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, कब वो उबलना स्टार्ट होता है आपका, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर 100 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आई होप कि आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, कोई भी इसमें डाउट आपको नहीं रह गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अध्याय 7 हीट एंड टेम्परेचर क्या होता है, ख़त्म। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।